नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैडम की जगह मुझे देखकर आप सरप्राइज होंगे, लेकिन सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको सरप्राइज होना चाहिए क्योंकि आज आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज भी मिलेगी और सेकंड ग्रेड जो 4 दिन बाद एग्जाम है उसको लेकर भी कुछ मैं आपके लिए कुछ हमने 3-4 दिन में कुछ बेस्ट और क्या कर सकते हैं लास्ट में, तो वो भी हमने करने का प्रयास किया है। आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे इसलिए हमने ये टॉपिक तो लिया ही है साथ में, लेकिन इस टॉपिक के साथ साथ में आज कुछ थ्योरिकल चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अधिगम के जो क्या कहते हैं, अधिगम असमर्थता के जो प्रकार होते हैं, कुछ जो विधियां होती है उनके प्रवर्तक कौन है, इस पर कुछ आपको थ्योरिकल क्वेश्चन पूछूंगा जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोल सकते हैं हम, सॉरी अतिलोकित्रात्मक। तो मैं आपको ऐसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके माध्यम से आपका रिवाइज भी करवा दूंगा। मेन रीजन जो आज 3 बजे क्लास में मैडम को रेस्ट देने का रहा, वो मैडम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप यूं मान लीजिए। आप जानते हैं आपको पूर्ण सिलेबस जो है वो करवा चुके हैं। अब आज हम ये सोच रहे हैं कि लास्ट अब 2 पेपर और लेना है, एक और टोटल हमें 2 पेपर लेने हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के। उसमें से मैं आपको बता दूं, जैसे कल वाला जो पेपर है, कल जो 35 नंबर जो पेपर होगा, वो पेपर जो है मैडम को कहा है कि आप एकदम धैर्य से तैयार कीजिए। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव शेयर कीजिए कि भाई करंट जीके जो होगा वो फरवरी मार्च अप्रैल को लेकर आ सकता है, या आपको लगता है नहीं विज्ञप्ति पहले की थी तो पहले का करंट जीके आ सकता है। इसको आधार बनाकर आप एक मतलब प्योर आरपीएससी पैटर्न पर पेपर बनाने का प्रयास करो कि हाँ ये मेन पेपर होता है ना वो इस टाइप का ही होता है, ठीक है। अब तो बढ़िया पेपर बनाने के लिए उन्होंने कहा भाई मैं एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लेना चाहती हूं, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए और सारे क्वेश्चन जो है वो मैं हाथ से खुद तैयार करूंगी। कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम अपने पास नहीं रहेगा, इसलिए उनको आज का समय दिया है। आज बहुत अच्छा पेपर तैयार किया है। 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के मैंने दिए हैं, 80 क्वेश्चन मैडम ने तैयार किए। तो ये पेपर आपका कल होगा। इस पेपर को आपको लाइव टेस्ट देना है, और देना कहां है, ऐप के अंदर ही देना है, ये भी याद रखें। और ये कब होगा, ये फिक्स 2 बजे होगा। कल का टाइम बता देता हूं, फिक्स 2 बजे अपलोड होगा और 3 बजे तक आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। 3 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बस यही तरीका रहेगा कल का, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसकी। अब उसके बाद जो परसों जो पेपर होने वाला है वो पेपर कौन सा है मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। अब तक आपके 1 से लेकर कल जो 35 नंबर तक क्लास हो जाएगी, इन 35 क्लासेस में नीचे जो YouTube पर आपने जो कमेंट्स कर रखे हैं कि सर ये 5वें क्वेश्चन में हमें डाउट है, 6ठे में डाउट है, 31वें में डाउट है, 51वें में डाउट है, उन सब क्वेश्चंस को संकलित किया है कि हर पेपर में जो बच्चों को एक दो क्वेश्चन जो गलत नजर आ रहे हैं, वास्तव में कुछ में गलती है भी या नहीं भी, या सिर्फ उनको भ्रमित हो, तो उन सभी क्वेश्चन को संकलित करने के बाद लगभग 100 क्वेश्चन तो वो, ताकि इसमें पूरा पीछे वाला पेपर रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा प्लस जो हैं 40 क्वेश्चन करंट जीके के, एकदम बढ़िया करंट जीके की भी एक क्लास और जो होनी चाहिए, इसको लेकर 40 करंट जीके के, और इसके साथ ही 10 क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं मनोविज्ञान के डालें या हो सकता है जीके के डालें। कुल मिला के परसों वाला जो होगा 150 प्रश्न का एक मेगा क्लास होगी, और परसों वाली क्लास जो होगी वो देखते हैं या तो अंतिम क्लास ही लेंगे 28 तारीख को, परसों 28 तारीख है, अंतिम क्लास लेंगे। तो इसलिए हमने ये आज का समय लिया है और कोई विशेष कारण नहीं है। चलिए, तो आज आपको थोड़ा सा एकदम से देखते हैं आपकी मनोविज्ञान की क्या तैयारी है। तो फटाफट आंसर देने हैं और कुछ नई चीजें सीखते हुए चलेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए आज मैडम की जगह मैं आया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या कम हो जाए और लाइक्स में कमी आ जाए, वरना ये तो बेइज्जती करवा दोगे तुम मेरी, है ना, ऐसे मत कर देना, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में क्या है। मैं ये वही क्वेश्चन लाया हूं जो पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, मैंने कोई नए क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं। पीछे एग्जामों में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रिवीजन के लिए निश्चित रूप से बेस्ट है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में क्या है, सकारात्मक संबंध है, नकारात्मक संबंध है, कोई सह संबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इन दोनों में क्या कोई संबंध है या नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इन दोनों में कोई संबंध, कोई सह संबंध नहीं है। दूसरा, चलिए मैं हर क्वेश्चन पे आपको एक नई चीज पूछता चलूंगा। मुझे आप बताओ कि पठन विकृति जो होती है, मैं आपको हर प्रश्न के बाद एक और इस तरह से पूछूंगा, पठन विकृति जो होती है उसे क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में। बताओ, देखें, बताओ जल्दी से बताओ। आंसर दे दिया या नहीं दिया? दे दिया। तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। आज मैं आपको
अभी छोरे कहते हैं गुरुजी हिंदी के हो आप तो। डिसलेक्सिया, ये लीजिए, क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो ये हर क्वेश्चन पे आज आपको मैं एक थ्योरिकल चीज पूछूंगा। अभिप्रेरणा जो चक्र होता है उसका पहला चरण कौन सा है? जो अभिप्रेरणा का जो चक्र आपने पढ़ा है उसका पहला चरण कौन सा है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या विचार? बताओ देखें कौन सा है इसका पहला चरण, जल्दी से बताओ देखें। तो उसको बोलते हैं, पहला चरण है वो होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। देखते हैं आज कितने सही आंसर देते हैं। चलिए, मैंने आपको पठन विकृति पूछ ली, अब मैं आपको लेखन विकृति पूछता हूं। देखते हैं, मैंने बोला है उतने में ही कौन आंसर देता है। लेखन विकृति को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक भाषा में लेखन विकृति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। उत्तर दे दिया होगा अब तक आपने। डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो ये देखो दो क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अभिप्रेरक है, क्या है अभिप्रेरक? आखिर अभिप्रेरक है चीज क्या है? क्या यह व्यवहार का आंतरिक स्रोत है? क्या यह व्यवहार का बाह्य स्रोत है? क्या यह व्यवहार का वास्तविक स्रोत है? या इनमें से कोई नहीं? क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए आप। तो बिल्कुल आपने आंसर दे दिया, ये व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। क्या है ये व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ कि गणितीय विकृति को क्या कहते हैं? गणितीय, क्या सही लिखा है या नहीं लिखा है? बताओ। कि बोल गुरुजी आपने बिल्कुल गलत लिखा है, सब होशियार हैं। गणितीय विकृति, गणितीय विकृति को क्या कहते हैं? अभी तक और भी क्वेश्चन पूछूंगा, ये मैं सोचना कि केवल यही पूछ रहा हूं। हाँ, तो ये आप जानते हैं डिसकैलकुलिया बोलते हैं या क्या बोलते हैं? कैलकुलिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। मुझे ऐसा लगा कल ये प्रश्न आया था तब कि हो सकता है ये इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये क्या चीज है? ये मतलब मनोविज्ञान के लिए मैं देखता हूं बच्चे भटकते रहते हैं किताबों में, यूट्यूब पर भी परेशान रहते हैं, अक्सर रहते हैं। और जिनका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड कमजोर है ना पढ़ने में, मतलब पीछे अच्छी एजुकेशन से नहीं आए, उन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इस बार जब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो हम करवाएंगे उसमें मनोविज्ञान के नोट्स भी मैं अपने खुद के उपलब्ध करवाऊंगा जो आज तक पढ़ते हैं। टाइप इस बार किए हमने ताकि नेक्स्ट भर्ती में उसे थर्ड ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, उसमें हम काम में ले सकें, या फिर अपने फर्स्ट ग्रेड भी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? जो मास्लो है उसकी आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। बताओ देखें कौन सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबंधता या आत्मसिद्धि? तो बिल्कुल आपने एकदम राइट आंसर दिया है, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भाषा विकृति को क्या कहते हैं? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। भाषा विकृति को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ देखें। तो उसे बोलते हैं अफेसिया। क्या बोलते हैं? अफेसिया बोलते हैं। अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आप मतलब भाषा में बोलना पड़ना, अफेसिया बोला जाता है उसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से एग्जाम में पढ़ना, ठीक है ना, निश्चित रूप से फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास या नींद? ध्यान से समझना है फिर उसका उत्तर देना है। तो देखिए, जो दैहिक अभिप्रेरक है उनमें भूख, प्यास, नींद तीनों है, लेकिन उपलब्धि जो है वो दैहिक अभिप्रेरक में शामिल नहीं है। पांचवा क्वेश्चन जो है, आपने सुना होगा कि कम आयु में वृद्ध लगना, ऐसा कुछ सुना है? कम आयु में वृद्धावस्था के जो लक्षण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में कौन सा रोग पाया जाता है या उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रोजेरिया। क्या बोलते हैं? प्रोजेरिया। बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? बताओ देखें। भाई आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, इसका मतलब एक चीज है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जो स्वयं की इच्छा,
जो स्वयं की इच्छा से कार्य किए जाते हैं, संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, दबाव में नहीं आते हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती। तो सपना कहानी की पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने उसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने के लिए उसके पिता ने उसे साइकिल, तो ये देखो साइकिल दे दी, यहाँ पर अच्छे ग्रेड प्राप्त कड़ी मेहनत कर रहा है नहीं, ठीक है, अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए। सपना कहानी पुस्तक पढ़े क्योंकि उसे शिक्षक ने उसे दिया है और वह अपने से खुश करना चाहती है नहीं। यहाँ पे क्या है, ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री अध्ययन करने में आनंद महसूस। तो यहाँ पे स्वयं की जो इच्छा, स्वयं की संतुष्टि के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए छठे में क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। एक जो ऐसा है इनमें से जो मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बताओ कौन सा है। बिल्कुल आपने एकदम उत्तर दे दिया होगा। आध्यात्मिक आवश्यकताएं जो है वो मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत में काम नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। इनमें से एक अभिप्रेरक ऐसा है जो जन्मजात नहीं है। भूख जन्मजात लगती है क्या, प्यास जन्मजात लगती है क्या, निद्रा जन्मजात होती है क्या, बोलोगे बिल्कुल होती है। आकांक्षा जो इच्छा जो होती है वो जन्मजात नहीं होती। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नहीं बताया आपको, यहां एक क्वेश्चन बताना चाहिए। चलिए, आपने इसके बारे में सुना होगा, गति कौशल विकृति। गति कौशल विकृति, इस गति कौशल विकृति को क्या बोला जाता है, आपको यह बताना है। तो बोला जाता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बोला जाता है ना, ऐसा डिस्फेजिया। कमेंट करके जरूर बताएं कि बिल्कुल सर आप डिस्फेजिया ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो जो है उसका एक अभिप्रेरणा सिद्धांत है। मास्लो का अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है उसमें कितने प्रेरक हैं। देखो मास्लो ने जो प्रेरक बताए हैं, ध्यान रखना यहां कंफ्यूजन होता है। मास्लो ने जो दो प्रेरक बताए हैं, वो प्रेरक तो बताए हैं दो, क्या बताए हैं, वो दो ही प्रेरक बताए हैं। और वो कौन कौन से बताए हैं, एक तो बताया है जन्मजात और दूसरा बताया है अर्जित। लेकिन यहां बात क्या हो रही है, यहां हो रही है अभिप्रेरणा सिद्धांत के कितने प्रेरक हैं। तो उसका उत्तर होगा 5 होगा। उसका उत्तर क्या माना जाएगा, 5। अब बात आती है कि सर ये 5 होते कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है आत्मसिद्ध। क्या होता है, आत्मसिद्ध। दूसरा होता है सम्मान। तीसरा होता है प्रेम। चौथा, आत्मसिद्ध हो गया, सम्मान हो गया, प्रेम हो गया, चौथा हो जाएगा सुरक्षा। और लास्ट बचता है 5वां, और 5वां को बोलते हैं अपन शारीरिक। ये 5 प्रेरक होते हैं, ठीक है। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए एक तरह से वैसा ही प्रश्न आ गया, अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं, बताओ। देखिए किस श्रेणी से संबंधित है। जो सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अभिप्रेरणा के कार्य की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक किस श्रेणी से संबंधित, क्या ये व्यक्तिगत होते हैं सम्मान प्रतिष्ठा, क्या सामाजिक, क्या शारीरिक कार्य की, क्या राजनीतिक। तो ये सामाजिक होते हैं। कैसे होते हैं ये सामाजिक होते हैं। रोहन जो है, रोहन नाम का लड़का है, बाहुबली की नवीनतम चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ था। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। बताओ देखें क्या उत्तर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो समझे बिना आता ही नहीं है। तो ये मतलब खुद अंदर से, मतलब उसकी इच्छा हुई, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कहा जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम में अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य है जो अभिप्रेरणा का नहीं है। जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया की चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। बताओ देखिए इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा।
तो बिल्कुल आपने राइट उत्तर दे दिया जहां तक मैं समझता हूं, और आपने उत्तर दिया है ये कि जीव को क्रमहीन तरीके से गतिहीन करने में क्या करना है, उसे मदद करना। 12th में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहां से एक प्रश्न लाते हैं। चलो थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। आप मुझे बताओ कि द्विकारक नंबर 1 या द्विखंड नंबर 2, द्विकारक हो गया, द्विखंड हो गया, या फिर द्वितत्व, ये तीन नाम एक ही सिद्धांत के हैं। क्या हैं, द्विकारक, द्विखंड और द्वितत्व। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, कब दिया था, जल्दी से कमेंट करके, सबसे पहला कमेंट कौन करेगा, थोड़ा सा एक्साइटेड रहिए। तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। चलो इतना तो मैंने बता दिया, आप बताओ सन कौन सा था। तो सन था 1904। अगर आपको ये याद है तो निश्चित रूप से, और उसमें जो फैक्टर दिए थे, एक दिया था एस और एक दिया था जी। एस यानी स्पेशल यानी विशिष्ट कारक, और एस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अर्जित होता है, और जी जो होता है जिसे बोलते हैं सामान्य, ये जो सामान्य होता है ये क्या होता है, हमेशा जन्मजात होता है। मेरे नोट्स क्या है, आज तक टाइप नहीं हुए थे, वरना मैं आपको निश्चित रूप से उपलब्ध करवाता, लेकिन निश्चित रूप से आगे अभी तक तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां बहुत जल्द आने वाली है। और यकीन माने, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं आएगी नहीं, एग्जाम नहीं होगा। एक बात मेरी मान के चलें, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सिर्फ भ्रमित करते हैं, भ्रमित न हो। ये जो 40 दिन का जो कारवां चला है, 35-40 दिन का, निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो व्याख्या करने का जो मैडम ने प्रयास किया, ये काबिल तारीफ है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी मेहनत करवाई, वरना पूरे यूट्यूब पे शांति छाई हुई थी, लेकिन मैडम ने एक मतलब भार संभाला और आपका पूरा सहयोग किया है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप में से जो भी लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर क्लास देखी है, रेगुलर नियमित देखी है। और अपने कितने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं कर रखा, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि आगे अगस्त में हम आपके लिए कितना कुछ लेकर आ रहे हैं, कितना बढ़िया नोट्स राजस्थान जीके के ऑथेंटिक नोट्स के साथ हम उपलब्ध होने वाले हैं। तो इतना अच्छा प्रयास करने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, यानी आप मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हाँ कितने सहयोगी हैं मैं टेलीग्राम पर जरूर शेयर करूंगा, हमें सब पता चलता है। तो ये अच्छी बात है, जो सहयोगी हैं उनका भी मैं शेयर करूंगा, और जो मतलब क्लास डेली देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में उचित नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोगों को कहूंगा कि अच्छी चीज़ों को प्रचार बार बार करना पड़ता है, बुरी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रचारित होती हैं। तो कृपया करके सहयोग करें, और मैडम जो मेहनत कर रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाएं। और हिंदी की क्लासेस भी, काव्य शास्त्र जब स्टार्ट होगा तो आपको पता लगेगा कि हिंदी भी किस तरह से पढ़ी जाती है। 73 नंबर क्लास आने वाली है 1-2 दिन के अंदर अंदर। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, इनमें से एक घटक अभिप्रेरणा का नहीं है। आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अंतर्नाद या प्रोत्साहन। बताओ देखें इसमें से कौन सा जो है अभिप्रेरणा नहीं है। भाई आवश्यकता, अंतर्नाद, प्रोत्साहन में अभिप्रेरणा है। रटंत स्मृति में मुझे नहीं लगता कि अभिप्रेरणा होगी, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर में बी। सर प्रश्न पूछो आप। बिल्कुल अभी पूछ लेते हैं। आप तो मुझे ये बता दो, एक छोटा सा प्रश्न है कि अधिगम आप तो ये इतना सा बता दो कि अधिगम के प्रकार, अगर आपसे सरल क्वेश्चन पूछ लिया और आपने सरल क्वेश्चन गलत कर दिया, उस वक्त आपका क्या होगा, मुझे बताओ। अधिगम के प्रकार कितने हैं, बस आप इतना बता दो, देखते हैं। तो आपने बता दिया होगा 3 प्रकार हैं। कितने हैं, 3 प्रकार है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्रम से आपने उम्मीद करता हूं लिख दिया होगा। सिंपल है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये तीनों प्रकार अधिगम के प्रकारों में शामिल होते हैं। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको एक नई चीज बताऊंगा, और ईश्वर करेगा कि आपको उसमें से पेपर प्रश्न में जरूर मिलेगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? वाटसन, मैक्लिलैंड, फ्राइड या जुंग या युंग, जो भी आता है। बताओ देखें 14 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था मैक्लिलैंड ने। किसने दिया था? मैक्लिलैंड ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। अच्छा अब मैं चलो आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं।
आपने जैसे द्विखंड वाला पढ़ा था, अब मैं आपसे पूछता हूं त्रिखंड, त्रितत्व, त्रिखंड या त्रितत्व, और या फिर इसको नाम दे दूं त्रिकारक। ये एक ही है, तीनों क्या है, फिर से एक ही है। ये दिया किसने था ये बता दो मुझे। तो आप बताओगे, उससे पहले मैं बता दूं ये भी स्पीयरमैन ने दिया था, और दिया कब था, 1911 में दिया था स्पीयरमैन ने। बात समझ गए? तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? यह अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको कम से कम एग्जाम में 2-3 बार पढ़ने के लिए बाध्य करेगा। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? बताओ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन शानदार है। मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या सामाजिक? बताओ। देखिए तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, व्यवहार। क्या आंसर है इसका? व्यवहार। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। ये कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी व्यवहार जो होता है इस तरह के प्रेरणा की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। चलिए अब आपको पूछते हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत इस तरह से है कि बहुकारक, आपने नाम सुना होगा, बहुकारक सिद्धांत। क्या है? बहुकारक सिद्धांत। आपने यह भी सुना होगा इस बहुकारक सिद्धांत को षटकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 कारक होते हैं। इससे 2-3 चीज क्लियर हो जाती है। बहुकारक सिद्धांत कह दो, चाहे फिर से षटकारक सिद्धांत कह दो। इसके प्रतिपादक कौन है? मेन चीज यहां आएगी कि इसका प्रतिपादक कौन है। तो अब तक तो आपने कमेंट में लिख दिया होगा, इसका प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। इसका प्रतिपादक कौन है? बहुकारक या षटकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक हैं। क्लियर बात है। अब आप कोशिश अगर करो तो इन 6 कारकों को याद करने का प्रयास भी करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा है क्या? छात्र आगामी क्लास चल तो रही है ना, एकदम ओके है? क्लास चल रही है, ओके। छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा काम करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा के उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र स जो है वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो ये पूछ रहा है प्रेरणा क्या है, ये किस उदाहरण से पता चलेगा? बताओ। देखें तो प्रेरणा क्या है, आप देखो छात्र ब सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यही तो क्या है? प्रेरणा है। लगातार आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है या अपने आप में ही एक अंत है? यह एक शुरुआत तथा अंत दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सीधी सी बात है, जब बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो ये जो आंतरिक प्रेरणा है ये क्या है? ये अपने आप में ही एक अंत है। ऐसा मत कर देना एक शुरुआत है, बल्कि यह क्या है? यह अपने आप में ही एक अंत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहां अब एक अच्छा प्रश्न फिर से आ रहा है कि समूह जो कारक सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत, ये किसका है? बताओ। देखें समूह कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, थर्स्टन का है, किसका है? बताओ। देखें तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दे दिया, थर्स्टन का है, 1938। समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन का है, 1938। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? कौन सा प्रेरक जो है वो अधिक प्रबल होता है? बताओ। देखें संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता?
बताओ देखें 18 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों का अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? हाँ ठीक है, अधिक प्रबल होता है उपलब्धि। कौन सा होता है? उपलब्धि जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का? ये बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो सरल भी आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, सरल भी आते हैं और अच्छे लगते हैं। तो अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है बताओ देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्जित पुरस्कार अर्जित है, बाकी इनमें से दोनों अर्जित नहीं है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, ज्ञानात्मक जागृति, भावात्मक जागृति, दोनों अ व ब दोनों में से, या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा जो होती है वो भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। चलिए आइए आपको कुछ विधियों के बारे में भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, साक्षात्कार जो विधि है, साक्षात्कार विधि, इसका जनक कौन है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप में से काफी ये सोचेंगे भाई साक्षात्कार विधि है किसकी है? आपने पढ़ा ही नहीं होगा, बल्कि आप ये जरूर पढ़ोगे कि दो प्रकार होते हैं। साक्षात्कार विधि के कितने प्रकार माने जाते हैं? दो प्रकार माने जाते हैं। अब वो दो कौन से होते हैं? एक होता है औपचारिक, ठीक है, और दूसरा होता है अनौपचारिक। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है, अब जो औपचारिक होता है वो तो वही होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आप लेते हैं। तो फिर आपसे पूछे कि अनौपचारिक जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है मानसिक रूप से। तो ऐसी चीजें निकल के सामने जब आती है तो हम सोचते हैं कि अरे हमने पढ़ाई तो खूब की लेकिन हमें याद नहीं रहा। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, वरना मार खा जाओगे। मैं रियल बता रहा हूं आपको, वरना आप पिछड़ जाओगे। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है, मतलब परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। 21 नंबर, प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन? बताओ देखें। तो इसमें होगा प्रेरक, इसमें क्या होगा? प्रेरक होगा। चलिए नेक्स्ट एक विधि आपसे और पूछ लेते हैं, और वो उस विधि का नाम है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। बताओ निरीक्षण विधि जो है वो किसकी है? इसमें भी आपको दो ही मिलेंगे। खैर पहले तो ये बताओ, ये है वाटसन की। इसमें भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, कोई खास नहीं है। भाई औपचारिक क्या होगा? अब मैं आप पूछोगे सर औपचारिक इसमें कैसे किया जाता है? तो औपचारिक जो होगा उसमें यूं आता है कि भाई निश्चित स्थान व समय के आधार पर, निश्चित स्थान और समय के आधार पर जो किया जाता है वो औपचारिक होता है। और अनौपचारिक जो होता है उसमें समय और स्थान निश्चित नहीं होता, स्थान और समय निश्चित नहीं, ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन? मतलब सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, बताओ देखें कौन सा घटक है? इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्रता से सीखता है, या प्रसन्न रहता है? तो उत्तर दे दिया होगा अब तक तो आपने, कंफर्म मानू, और आपने ये उत्तर दिया होगा शीघ्रता से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से फिर ले लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये बताओ, जो व्यक्ति यूं मान लो, क्या पूछूं आपसे, तर्क न कर पाना, वैसे पूछूं कि सर आप जो आपके दिमाग में आ रहा है? दिमाग में मेरे ये आ रहा है त्रिआयामी, आपने त्रिकारक पढ़ लिया, मेरे आ रहा है त्रिआयामी। त्रिआयामी का दूसरा नाम भी दिमाग में आना जरूरी है, और उसे बोला जाता है त्रिविमीय। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? जैसे समूह कारक आपने पढ़ लिया, द्विकारक पढ़ लिया, त्रिखंड त्रिकारक पढ़ लिया, लेकिन त्रिआयामी या त्रिविमीय किसने दिया था? बताओ देखें। तो अब तक तो कमेंटों की बौछार लग जानी चाहिए। गिलफोर्ड नहीं, गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड। और दिया कब था? 1967 सन जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा या उपयुक्त सभी। बताओ, देखें क्या सम्मिलित है प्रेरक के अंतर्गत? प्रोत्साहन शामिल है, आवश्यकता शामिल है, प्रबल प्रेरणा शामिल है, बिल्कुल शामिल है। चारों के चारों उपयुक्त सभी, बचपन से आदत है। डी, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, अभिरुचि। ये चारों चीजें हैं। ठीक है, आपको प्रश्न दोबारा पढ़ना है। जब भी आपको, देखो मनोविज्ञान की एक बात याद रखना, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो उसे आपको कंफ्यूज करे, दोबारा पढ़ लो। एक आंतरिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, वो क्या कहलाती है? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो कहलाती है दोस्तों अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? अब आपसे यहीं से अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाऊं कि आपसे यहां से एक क्वेश्चन और बना के वो पूछ ले कि ये जो परिभाषा है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार के आरंभ करने बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, एक मानसिक दशा कौन सी? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है कॉर्टर वुड की। ये परिभाषा किसकी है? कॉर्टर वुड की परिभाषा है। और देखो प्रश्न एक ही चीज है लेकिन दो प्रकार से प्रश्न बना दिया। ठीक है, चलो आपसे नया क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं क्या हो रहा है? प्रक्षेपी विधि सुना है नाम आपने? बोला सर सुना तो है, बिल्कुल याद नहीं आ रही। बस यही होगा। किसकी है? इसके प्रवर्तक किसको कहे जाएंगे? तो आप सिगमंड फ्राइड है क्या? सिगमंड फ्राइड, यही उत्तर है इसका या नहीं है? बोला सर लगता तो यही है, यही इसका उत्तर है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को या उपयुक्त सभी को। बताओ देखें किसको प्रभावित करती है? तो ये अधिगम की गति को भी प्रभावित करती है, व्यवहार में परिवर्तन को भी प्रभावित करती है, चरित्र निर्माण को प्रभावित करती है और उपरोक्त सभी, ये भी इसको भी प्रभावित करती है। अब एक चीज आपको बताता हूं, जैसे वस्तुनिष्ठ को लेकर देखो, अपना सेकेंड ईयर पेपर में अपने को समय कितना मिला? 40 दिन। ठीक है, कितना समय मिला आप खुद सोचो। मेरी बात अगर सही लगे ना, ईमानदारी से एक ही मिनट में समझाऊंगा, समझ अगर सही लगे तो सपोर्ट करना और वीडियो को निश्चित रूप से आज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना। आपको अगस्त में बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। देखो आपके पास दो रास्ते थे, एक तो तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, और दूसरा रास्ता क्या था? तैयारी नहीं करनी। ठीक है, तो तैयारी नहीं करनी तो फिर सीधी सी बात है, चिंता कैसी? अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो फिर चिंता कैसी? बात खत्म। तैयारी करनी है तो आपके पास फिर दो रास्ते थे, एक जो था वो था मान लो थ्योरी के माध्यम से, और एक था आपके पास वस्तुनिष्ठ के माध्यम से। आप जानते हैं कि थ्योरी के माध्यम से क्लासेस जो है 40 दिन में कोई माइका लाल जो है वो पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा सकता, और हम 40 दिन में अगर ढंग से चाहें तो थ्योरी नहीं पढ़ सकते। हम इस तरह से अगर खुद स्वयं लेके बैठे तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम जानते हैं सिलेबस की सीमा। अगर थ्योरी से आप पढ़ने के प्रयास करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, तो नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर से वही बात, चिंता कैसी? पढ़ तो आप ऐसे ही नहीं पा रहे हो, सिलेक्शन की उम्मीद नहीं। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन था वस्तुनिष्ठ के माध्यम से पढ़ना। तो इसके लिए यह था कि क्या कोई पढ़ा पाएगा या कोई हमें, एक आप भी बच्चे हो और हम में हमेशा बच्चा जिंदा रहता है, और वो बच्चा क्या है, वो चाहता है कि हमें होमवर्क दिया जाए और हम पढ़ के आए आप टेस्ट लो, हम पढ़ के आए आप टेस्ट लो। इस बहाने पढ़ा भी जाता है। कोचिंग्स में कोई सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग्स में ये होता है आपकी नियमितता मेंटेन की जाती है, आपके अंदर की चीजों को बाहर निकाला जाता है। और आपके पास वस्तुनिष्ठ ही सबसे बेस्ट था, तो सीधी सी बात है वस्तुनिष्ठ से तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो जब आपको पता है कि ये ही बेस्ट रास्ता है तो फिर बात क्या आई, चिंता कैसी? अब
एक सोच के देखिए कि सुबह सुबह आप 4 बजे उठे और आपको पंजाबी सॉन्ग या फिर इस तरह मान लो कोई ऐसे जो ज़्यादा मारवाड़ी के धमीड़ बजाने वाले जो सॉन्ग है वो चला दे तो आपको अच्छा लगेगा। वहीं आपको अच्छे अच्छे बढ़िया सुंदर भजन, भगवान के भजन लगाए तो अच्छा। हर समय की मांग के अनुसार कार्य किया जाता है, समय के अकॉर्डिंग। अब समय किसका था? अपने पास 40 दिन वस्तुनिष्ठ का ही है, तो अपने को वस्तु नहीं, तो थ्योरी का जब समय आएगा, जैसे अभी वैकेंसी आएगी और फिर पेपर होंगे, अपने पास थ्योरी का समय, बहुत बढ़िया थ्योरी करेंगे, लेकिन थ्योरी के समय वस्तुनिष्ठ करवाया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ जब करवाना होता है तब थ्योरी करवाई जा रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होती है, वो हमें मिसगाइड कर देती है और सही मार्गदर्शन के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। गुरु वही होता है जो निश्चित रूप से आपको सही मार्ग पर प्रवृत्त करे। हम पढ़ते आए और हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी को तो विशेष रूप से पता है, लेकिन बाकी भी जो हिंदी 10वीं 12वीं तक पढ़ के उनको पता है कि रहीम, तुलसीदास जैसे व्यक्तियों ने हमें यही सिखाया कि सही गुरु के चयन से ही दोनों तर जाते हैं और गलत गुरु के चयन से दोनों ही जो है मर जाते हैं। वही बात है। तो आपके लिए जो तरीका हमने चुना जस्ट एक रात के लिए, ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और जिस दिन आपका पेपर होगा, बस पेपर अटेंड कैसे किया जाए उसको लेकर 29 तारीख को, 29 बल्कि 29 ही नहीं 28 यानी परसों रात को 9 बजे मैं और मैडम दोनों जो हैं आपको कुछ 5-7 टिप्स देंगे। वो जरूर सुनना, आप वो सुनना जरूर। आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा और आप पेपर में चाहे 2 क्वेश्चन ज्यादा सही करके आओ या छोड़ो, चाहे आप 3 में गलती कर रहे थे वहां आपने 1 में ही की, यानी 2 क्वेश्चन आपके सेफ बचे, सेफ जरूर बचेगा। बस थोड़ा सा हम जो कहें उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? यानी किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैस्लो ने 2 प्रकार के बताए थे। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? यह बहुत अच्छा है। अभिप्रेरणा परक सेट का सही, सबसे पहले लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आएगा या सहृदय प्रवृत्ति, सह्य प्रवृत्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा आएगा? सबसे पहले पता लग गया, ये सबसे पहले आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर लक्ष्य प्राप्ति, सह प्रवृत्ति और संतुष्टि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? इनमें से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? बताओ, देखें कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तब तक मैं आपको 2 प्रश्न और लिख देता हूं। व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, ये इसका प्रवर्तक कौन है आपको ये बताना है, और एक आपको बताना है प्रश्नावली। इन दोनों के आपको उत्तर बताने हैं। बताओ, देखिए पहले तो इसका उत्तर बताओ। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन या दबाव? तो आपने अब तक इसका उत्तर दे दिया होगा। दबाव जो है वो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। अब आपसे जो पूछा गया है वो है कि व्यक्ति इतिहास विधि जो है वो किसकी है? तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा टाइडमैन। क्या दे दिया होगा? टाइडमैन। तो आपने बिल्कुल सही दिया। लेकिन आपसे अगला ही प्रश्न पूछ लिया कि प्रश्नावली विधि, तो इसमें आप यूं याद रखो कि इसका जो आदि जनक है, इसका जो आदि जनक है वो है सुकरात। तो सर अब हम क्या करें, प्रवर्तक वगैरह में ये कंफ्यूज करेगा। लेकिन इस विधि की मनोविज्ञान में शुरुआत, देखो 3-4 प्रश्न निकल जाएंगे। अब आपको आदि जनक सुकरात है, आप फट से उत्तर दे देते हो, लेकिन इसकी मनोविज्ञान में शुरुआत करने वाला कौन था? वो था वुडवर्थ। इस प्रश्नावली विधि की मनोविज्ञान में शुरुआत करने वाला कौन था? वो था वुडवर्थ। लेकिन यहां एक चीज और निकल के आ जाती है कि प्रश्नावली जो बात की गई है वो प्रश्नावली कितने प्रकार की प्रश्नावली होती है? तो वो होती है 4 प्रकार की प्रश्नावली। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रश्नावली टोटल 4 प्रकार की होती है। अब सर वो कैसी होती है? तो वो होती है, देखो पहली एक तो होती है मुक्त प्रश्नावली, एक होती है चित्रित प्रश्नावली। देखो नोट्स, ये नोट्स पैटर्न है, ये नोट्स पैटर्न है, ठीक है। एक होती है प्रतिबंधित प्रश्नावली, और चौथी प्रश्नावली आप फटाफट बता दो कि चौथी प्रश्नावली और कौन सी होती है, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित प्रश्नावली। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, लास्ट दिखाई दे जाएगा। तो मुक्त, चित्रित, प्रतिबंधित और मिश्रित, 4 प्रकार की प्रश्नावलियां आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है
एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। इसका अर्थ ये किस प्रकार की प्रेरणा है? ऐसा प्रश्न 90% लोग गलत नहीं करके आएंगे, 10% तो कितना ही सरल दे दो, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो गलत करके ही आएंगे। भाई सीधी सी बात है, आपके पिताजी ने कहा कि तू ये करेगा तो मैं तेरे को ये दूंगा। ये क्या आंतरिक प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बाह्य प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा तो जिसमें खुद को संतुष्टि होती है। एक आंतरिक मतलब प्रलोभन लोभ जितनी है ना, वो बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा कोई भी व्यवहार हो उसे आरंभ करने तथा बनाए रखने की ओर प्रवृत्त करती है, यह कहलाती है। इसे क्या बोला जाता है? इसे अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा। सिंपल सी बात है। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो आप अभी? अभिप्रेरणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बताओ देखें कौन सा नहीं है? प्यास, सुरक्षा, भूख और प्रतिष्ठा। तो सर आपने प्रतिष्ठा लास्ट में क्यों बोला? इसका उत्तर प्रतिष्ठा है। इसका मतलब बिल्कुल आपने सही। अच्छा हाँ, आप बोलोगे सर प्रश्न बताओ। अच्छा चलो, मैंने पूछ लिया कि कोई बालक है, वो तर्क न कर पाना, यानी अगर उससे तर्क की बातें की जाए तो वो कोई तर्क नहीं दे पाता है, न ही तर्क कर पाता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि उसमें चिंतन या स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत कम है। ऐसे बालक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? उसमें कौन सा रोग पाया जाता है? बताओ देखें। तो वो पाया जाता है डिमेंशिया। डिमेंशिया यही होता है या कुछ और होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है? मतलब सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक बताओ। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको उत्तर देना है और उसका उत्तर आप ये दोगे। क्या दोगे? जल्दी से बताओ देखें। वो उत्तर दोगे आप शीघ्र सीखता है। प्रभावशाली घटक ये सशक्त अभिप्रेरणा में जो बालक होता है वो बहुत शीघ्र सीखता है। ठीक है। साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? मतलब भाईलान दबाव में आ जाओ ना, भाईलान साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? सुरक्षा, अपनेपन, आत्म संप्राप्ति या फिर उपलब्धि? बताओ देखें। तो ये होती है सुरक्षा की आवश्यकता। क्या होता है? सुरक्षा की आवश्यकता से होता है। क्लियर बात है? चलो, अगर आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, आपने सुना होगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जिसे आपने इस नाम से भी जाना होगा, निर्धारित मापनी। ऐसा कुछ सुना है? बोलो सर कुछ सुना है, लग तो रहा है। रेटिंग स्केल या निर्धारित मापनी, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? बोला सर हाँ सुना तो है। किसने दी थी बताओ ये? तो ये दिया था फ्रांसिस, अब बता दो जल्दी बता दो। गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। फ्रांसिस गाल्टन। लेकिन इतने से ही यह प्रश्न समाप्त नहीं होता, क्योंकि फ्रांसिस गाल्टन ने तो दिया था, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहले तो इसने कब किया? 1883 में। लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला कौन था? तो उसका नाम आपने सुना होगा, फैक्नर। फैक्नर ने सबसे पहले कहते हैं कि रेटिंग स्केल या निर्धारित मापनी का जो है प्रयोग किया था। तो दो तीन चीजें। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें आपको पता होगा भाई 3 या 5 बिंदुओं के आधार पर पूरे मतलब व्यवहार का अध्ययन इस प्रकार से 3 या 5 बिंदु होते हैं जो भी रेटिंग स्केल के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है ना उसमें। ठीक है ना, मतलब व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए काम आती है ये। उपलब्ध प्रेरक के बारे में सही नहीं है। उपलब्ध प्रेरक के बारे में सही नहीं, क्या चीज सही नहीं है? मैक्लीलैंड व एटिक्सन ने अध्ययन किया था, ये तो मुझे सही लग रहा है भाई। उपलब्धि प्रेरक बालक असफलता पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं। ये बालक उन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिसके परिणाम पर नियंत्रण हो, या कठोर वातावरण में ये प्रबल होता है। अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होता है कठोर वातावरण में प्रबल होता है, कमजोर होगा, प्रबल नहीं होगा।
तो ये इसकी कमी है, बाकी तीनों की तीनों बातें सही है। एक अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपने जिम्मेदारियों को संभालने हेतु प्रोत्साहित करें, या बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ या दुख लाती है। चाहे बालक सफल हो अथवा असफल, उन्हें स्वीकार करने व उनकी प्रशंसा करें। यह स्वीकार करें कि बालक अभिभावकों की सहायता के बिना किसी कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात आ गई है ना, और ये भी बिल्कुल गलत बात आ गई। तो अब अ या स में से आंसर होना चाहिए। बताओ देखें किसमें से। और ये क्या करें? मदद करने में अपने जिम्मेदार संभालने प्रोत्साहित करें। अभिभावकों की मदद के नहीं। चाहे बालक असफल हो या असफल, उन्हें स्वीकार करने में उनकी प्रशंसा करें कि भाई जो भी हुआ कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रयास अच्छा था। चिंता व पाठ के सीखने का संबंध उल्टा यू आकार का होता है। इनमें से कौन से कथन सही है, हम ये जांचेंगे। चिंता व पाठ के सीखने का संबंध उल्टा यू आकार का होता है। अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्य शर्त है, मेल्टन ने कहा है। प्रोत्साहन से आवश्यकता की पूर्ति व अंतर्नोद में कमी होती है। अभिप्रेरणा व्यवहार को निश्चित दिशा व शक्ति प्रदान करती है। बताओ इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला, तीसरा, दूसरा, के सभी सही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। तो बिल्कुल इसका आपने एकदम राइट आंसर दे दिया है, और राइट आंसर है सभी सही हैं। चारों के चारों कथन जो हैं वो सही माने गए हैं। स्वतः अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा का भाग है। अपने आप देखिए, अब की बार अपने आप अभिरुचि की बात आ चुकी है, तो ऐसी चीजें तो आपको गलत करनी ही नहीं चाहिए। बताओ देखें, जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है। स्वतः अभिरुचि जो होती है वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। अभी मैं बता, स्वतः संतुष्टि। मैस्लो ने मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है? आत्मसिद्धि, सम्मान, प्रेम, स्नेह या कोई नहीं? बताओ देखें। मैस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है? आत्मसिद्धि, सम्मान, प्रेम, स्नेह या कोई नहीं? बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है इसका, प्रेम और स्नेह। क्या होगा? प्रेम और स्नेह। कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन आपके सामने है। कोलेसिस्टोकोनिगन की सुई लगाने से प्राणी में भूख कम हो जाती है। लेटरल हाइपोथैलेमस भूख उत्तेजन केंद्र होता है, और मेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस भूख संतुष्टि केंद्र है। अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति व श्वसन गति तेज हो जाती है। मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रश्न छोड़ने के लिए बने होते हैं। कुछ लोग इनको अटेंड करने का जब प्रयास करते हैं, एक सेकेंड, हाँ सही है। एक सेकंड में आवाज चेक कर लूं थोड़ी। ओके सही है। हाँ, तो ऐसे प्रश्न वैसे बनते छोड़ने के लिए हैं। खैर, अब जैसे ये पढ़ा हुआ होता है तो उत्तर जैसे याद है वो तो कर देता है कि ठीक है, इसमें इसका उत्तर होगा अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति और श्वसन गति। और ये बिल्कुल सही बात है, जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है उसमें जो है इन चीजों में वृद्धि ही होती है, ये मान के आपको चलना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उद्देश्य उन्मुखी। अब मैं आपको 5-7 क्वेश्चन रिटर्न में एक साथ पूछूंगा। ठीक है, एक बार हम करते हैं। उद्देश्य उन्मुखी व्यवहार में जैविक अभिप्रेरक में प्राणी में क्रमिक जो परिवर्तन होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं? यानी फर्स्ट पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर ये कल परसों में प्रश्न आया था, तब भी किसी ने पूछा था। बताओ देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन या पुरस्कार? बताओ जल्दी बताओ। तो बिल्कुल आपने इसका उत्तर एकदम राइट दिया है, और वो है 2, 1, 3, 4। सबसे पहले ये आवश्यकता आएगा, उसके बाद आएगा प्रणोद, उसके बाद आएगा प्रोत्साहन, तो दोनों ही प्र जो है साथ में, और फिर पुरस्कार। इस प्रकार से बताओ देखें इनमें से कौन से सही हैं? भोजन व प्यास चक्रीय आवश्यकता है। सम स्थिति में हाइपोथैलेमस का योगदान होता है। स्वतंत्रता परीक्षण उपलब्धि प्रेरक को बढ़ाता है। स्वतंत्रता प्रशिक्षण उपलब्धि प्रेरक को बढ़ाता है। उपलब्धि प्रेरक का मापन विषय
आत्मबोध परीक्षण द्वारा होता है? बताओ देखें 41। तो इसमें चारों के चारों ही जो हैं वो सही माने गए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ मैं 5-7 क्वेश्चन और पूछूंगा। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? वो स्वाभाविक है, कृत्रिम है, नकारात्मक है या अर्जित है? तो जो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा है वो व्यक्ति की मतलब एक नॉर्मल सी बात है, खुद की इच्छा है। चलिए मुझे आप बताओ, छोटा तो नहीं लिख रहा, मैं छोटा लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। आपसे अगर पूछ लिया मानवतावादी सिद्धांत तो ये किसने दिया था? 5-7 प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे बताओगे किसने दिया था। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको एक साथ पूछ लूंगा। ठीक है, इसी के अलावा आपने एक पढ़ा होगा शील गुण उपागम सिद्धांत। शील गुण उपागम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं। सामाजिक संज्ञानात्मक ये सिद्धांत किसका है? याद होना चाहिए, देखो तभी आनंद आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं स्वप्रत्यय सिद्धांत किसका है, तो क्या आप बता पाएंगे कि स्वप्रत्यय सिद्धांत जो है वो इनका है? या फिर मैं आपसे पूछूं शारीरिक रचना सिद्धांत, शारीरिक रचना सिद्धांत, देखो कितने हो गए, 5 की बात की थी मैंने। चलो एक और पूछ लेता हूं, नव मनोविश्लेषणवाद। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मनोविश्लेषणवाद नहीं पूछा इसने पूछा है नव मनोविश्लेषणवाद। नव मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है वो किसका है? एक लास्ट और पूछ लेता हूं, जीवन अवधि, जीवन अवधि सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं और आपको ये बताने हैं ये किसके हैं। बस सबसे पहले बात करते हैं मानवतावादी। तो आपको याद होगा ये हम आज पढ़ रहे हैं मैस्लो रोजर्स। ये किसके हैं? मैस्लो और रोजर्स। शील गुण उपागम सिद्धांत की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए आलपोर्ट और कैटल, ये दोनों विद्वान आपके आना चाहिए। जब सामाजिक संज्ञानात्मक की बात आती है तो अल्बर्ट बांडुरा जो है आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप सही कर पाओगे, वरना गलत माना जाएगा। वाल्टर, अब कई बार ये ऑप्शन में नहीं होता तो वाल्टर आता है, वाल्टर तो इसका सहयोगी था। ठीक है, बात आई स्वप्रत्यय सिद्धांत, तो हैं कार्ल रॉजर्स। जब बात आई कि शारीरिक सेल्डन, याद अगर किए हुए ना एक बार भी भूलोगे ही नहीं। नव मनोविश्लेषणवाद जो है आप याद रखना, युंग या एडलर इनका आता है, कहीं गलती से फ्राइड मत कर देना, इसलिए मैंने ये बताना उचित समझा है। ठीक है, अब है जीवन अवधि उपागम सिद्धांत। तो जीवन एरिक्शन, कहीं इरेक्शन लिखा हुआ है, कहीं एरेक्शन लिखा हुआ है, ये सारे। तो आपको ये इस तरह से कुछ सिद्धांत है जो बेसिक है ना। मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस स्टूडेंट का बेसिक एनी टाइम तैयार रहता है वो थ्योरी बाद में रिवीजन करने में उसको आसानी रहती है। अब अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में होना चाहिए? निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। बताओ देखें 43, मतलब कम से कम लालच कम से कम दो। बच्चा फिर इतना खराब हो जाता है कि वो बिना काम किए जो है मतलब कुछ दिए तो वो काम करेगा ही नहीं। फिर कोई काम कहोगे वो कहेगा ये चॉकलेट दिलाओ, ये करो, वो करो, ये चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पुरस्कार मिलेगा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी खुश होंगे। फालतू बात, तीनों ये होता है। वो कहानी की पुस्तक हम तभी पढ़े, मतलब
आंतरिक अभिप्रेरणा हमें जब इच्छा होगी कि आज गोदान पढ़ते हैं, आज निर्मला उपन्यास पढ़ते हैं, गबन पढ़ते हैं, सेवा सदन पढ़ते हैं, रंगभूमि पढ़ते हैं, इच्छा होगी तो ही पढ़ोगे, वरना किताबें पड़ी रहती है, मिट्टी जम जाती है और हम पढ़ते नहीं है। ठीक है। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। ये परिभाषा किसकी है? 45 में पूछा गया है। ये परिभाषा आप हमें बताओ, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा बता दिए तो वास्तव में आपको काफी कुछ याद है। जल्दी से बताओ। देखें तो अब तक तो आपने बता दिया होगा, ब्लेयर व अन्य। 45 में है, 45 में सी होगा ना, ब्लेयर व अन्य। हाँ ठीक है, ओके डन है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। चलो 3-4 प्रश्न और पूछूंगा अभी मैं आपको। अब ये उस दिन ये प्रश्न आया था तब मैंने वापस इसको लिया, इसको क्रम से सेट करना है। 46 नंबर को बताओ, देखें क्रम से कैसे सेट करोगे। अभी हम पढ़ के आए हैं, सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रणोद और फिर प्रोत्साहन। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की है। किसने की है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह बात कहता कौन है? सिंपल सी बात है, यह बात कहता कौन है? बताओ, देखें कौन कहता है ये बात? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, देखें कौन कहता है ये बात? नहीं बता। 47 में मैकडूगल कहता है क्या? बोलो सर लग तो रहा है। बिल्कुल सही क्या, मैकडूगल ही कहता है। ठीक है। 48 बाहरी अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है किसको? प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, परिणाम ज्ञान, पुरस्कार व दंड या उपरोक्त सभी। बताओ देखें किसको शामिल किया जाता है? ये तो 48 में पुरस्कार, दंड सारे 48। चलिए यहां पर हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कौल नाम का विद्वान है। कौल ने 7 अवस्थाएं बताई है। क्या बताई है? कौल ने 7 अवस्थाएं बताई है। बताइए कि नहीं बताई है? बोला ठीक है सर बताइए। आपने कह दिया तो हमने मान लिया। तो उन्होंने कहा है सेसव अवस्था, फिर उन्होंने बोला है प्रारंभिक सेसव अवस्था, सेसव अवस्था, फिर प्रारंभिक सेसव क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 हो गई। देखो क्रम भी याद रखना, सेसव अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था और प्रारंभिक किशोरावस्था। ये भी तो शेषावस्था, प्रारंभिक बाल्य, मध्यम बाल्यावस्था, पूर्व या प्रारंभिक किशोरावस्था, बल्कि ये आएगा इससे पहले एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा। कोल की बात है ना, कोल 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 कोल, ये आएगा पूर्व और फिर आएगा प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है। आप तो दिमाग में इनके काल चलनी चाहिए, आपके दिमाग में, आपके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। ठीक है। और फिर आप इसको यूं कर लो, मध्य किशोरावस्था, और एक और लास्ट रह गई उत्तर किशोरावस्था। कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। अब अगर आपको इनका समय याद है तो आपकी काफी कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले शेषावस्था, तो ये मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष। कोल ने जो 7 अवस्थाएं बताई मैं आपको बताता हूं, मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। और 2 से 5 तक ये जो मानी जाती है, ये मानी जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब बात आती है मध्य बाल्यावस्था की, तो इसमें थोड़ी हो जाती है 6 से 12 और 6 से 10। तो मैं जो बाद में लिखूंगा वो बालिका की है। ठीक है। फिर 13 से 14 मानी जाती है पूर्व किशोर अवस्था, और जो बालिकाएं हैं उनकी मानी जाती है 11 से 12 मानी जाती है। आप याद रखें। प्रारंभिक किशोरावस्था आती है तो 15-16, जबकि इनकी मानी जाती है 12 से 14 जो बालिकाएं हैं। जब मध्य किशोरावस्था की बात आती है तो इनकी मानी जाती है 17-18, जबकि इनकी मानी जाती है 15-16 बालिकाओं की। जब लास्ट उत्तरा किशोरावस्था की बात आती है
तो ये मानी जाती है 19-20 और ये मानी जाती है 17-18, ये मानी जाती है 18 से 20, 17-18 क्या 18 से 20, ये जो है फीमेल की है और ये जो है मेल की है। तो ये कॉल ने जो 7 अवस्थाएं बताई है वो बता रहा हूं मैं आपको, तो वो अच्छी भी है ना। जैसे रूसो कहता है कि बालक के जो प्रारंभिक शिक्षक उसके हाथ, पैर, नाक वगैरह ये होते हैं इस तरह से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से एक कथन गलत है, बताओ देखें वो कथन गलत कौन सा है। आवश्यकता बचपन की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आवश्यकता व अंतर्नाद समान नहीं, समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, इनमें से एक गलत है। और वो देखिए मूल प्रवृत्तियां जैविक बल है, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। आवश्यकता व अंतर्नाद जो अर्नोद लिखा हुआ है अंतर्नाद है, ये समान नहीं समानांतर है, बिल्कुल ये बात भी एकदम सही बैठती है। अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम, ये भी सही है। आवश्यकता बचपन की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। गिलफोर्ड ने जो संवेगों का प्रकार बताया उनमें से कौन सा प्रकार गिलफोर्ड ने नहीं बताया? प्राथमिक, द्वितीय, नवीन या कृत्रिम? यहां गड़बड़ हो जाएगी, तो याद रखें इन्होंने कोई नवीन संवेग नाम से कोई चीज नहीं बताई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा, अभी तक मैं आपको एक न्यूज दूंगा, उस न्यूज को ध्यान से समझना ताकि आपके 2-3 दिन है इसमें धैर्य से आप काम ले सको। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बाहरी पुरस्कार आंतरिक व्यवहार परिवर्तन होता है या बाहरी पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रदान करता है? कुल मिला के टिपिकल था, लेकिन हमने इजी में निकाल लिया। इसका उत्तर होगा बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। मतलब एक चीज ध्यान रखना, जो रिवर्स मोड होता है ना, उसमें क्वेश्चन हल किया जाए। रिवर्स मोड क्या कहता है? आपको 3 समझ ही नहीं आए, लेकिन अगर आपको वास्तविक एक समझ आ रहा है कि ये बात तो सही है और ये पूछ क्या रहा है, कौन से कथन से आपको सहमत होना है, तो आपको लग रहा है यार ये सही है, भले ही आपको ये 3 समझ में नहीं आए, अगर आपको ये सही लग रहा है और आपको समझ आ गया तो निश्चित रूप से इसका उत्तर यही होगा, फिर आप यहीं पर क्लिक करेंगे। तो ये टोटल 51 क्वेश्चन आज की क्लास में थे। लेकिन अभी तक आपको न्यूज़ बता दूं कि कल जो पेपर होगा वो पहले मतलब बहुत बढ़िया पेपर तैयार किया जाएगा और वो पूर्ण रूप से आपके एप्लीकेशन पर ही होगा, इस बात को विशेष याद रखें। और मैं आपको बता दूं कि वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर ही होगा, जो अपने ये जो टेस्ट सीरीज है इसी में शामिल होगा। तो अब नज़दीक पहुंच चुके हैं। एक मनोविज्ञान की क्लास अभी तक मैं और लूंगा, जिसमें अपने जो लास्ट टॉपिक बचा है वो भी आ जाएगा और कुछ नई चीजें जो है, कुछ थ्योरी करवाऊंगा मनोविज्ञान में, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा माथापड़ी नहीं। जो आप क्लास देखोगे ना उससे ही फायदा। और लास्ट टाइम पे क्या है, क्लासेस देखते हैं ना तो थोड़ा सा हमें सही लगता है कि चलो वैसे पढ़ने में थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन क्लासेस देखते हैं तो याद भी होता चलता है और आप धैर्य से देख भी सकते हो। निश्चिंत रहे, हम विजयी होंगे, क्योंकि मेरा हमेशा कहना है कि मेहनत और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आपने इतने दिन मेहनत की है, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आश्चर्य था पहले शुरुआत की तब 10,000 अभ्यर्थी रोज 24 घंटे में क्लास देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आपका भी धन्यवाद कि आप लोग अपने उन माँ बाप 4 आंखों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैडम का भी धन्यवाद जो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। और 2 क्लासेस अभी तक हमारे शेष हैं, एक मनोविज्ञान की और 2 मैडम की क्लासेस। उसमें करंट जीके की क्लासेस होगी जो मैराथन के रूप में 150-200 क्वेश्चन लाएंगे और सबकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि रोज मैडम बोलते हैं कि क्लास को लाइक एंड शेयर करके अपना सपोर्ट जारी रखें। बस अब तो 2 कदम की दूरी है और 2 कदम की दूरी मास्क है जरूरी, 2 कदम की दूरी और सफलता है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन और लाइक एंड सपोर्ट। धन्यवाद।